हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का यूटीआई पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऐसे एडिटोरियल के महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आज चर्चा का विषय है। उस टॉपिक में आज जात बनाए बात, जातिगत जो जनगणना की बात चल रही है उस पर महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है, केवल यह मेंस एडिटोरियल के पार्ट से नहीं जुड़ता, यह आपसे और हमसे जुड़े मुद्दों को समाधान के स्तर तक ले जाता है। बहुत से प्रश्नों को क्रिएट करता है जिसके माध्यम से हम उन सभी सवालों को, उन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ये सब चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं जात बनाए बात, जातिगत जनगणना का आधार क्या है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता वाली जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने आगामी जनगणना में जातियों के गणना कराने को मंजूरी दी है। इस तरह से कई दशक पुरानी मांग जो नानुकुर हो रहा था उस पर सरकार के द्वारा मान लिया गया। सरकार इस पर के 4 साल पहले संसद में औपचारिक रूप से व्यक्त की गई अपनी राय बदल ली। जो पहले बोला था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी, पर सरकार विपक्ष के दबाव में वर्तमान मांगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ली है कि नहीं, जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। तो चलिए इसके संदर्भ में जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको 30 अप्रैल को उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि जाति जनगणना हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक संरचना मजबूत करेगी। अब ये सब बातें यहाँ पर उभर कर सामने है। सामाजिक आर्थिक संरचना कैसे मजबूत करेगी, इस पहलू को देखेंगे। उसके बाद पक्ष की भी बातें होती है, विपक्ष की भी बातें होंगी, सभी की बातें यहाँ पर ध्यान रखते हुए आगे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कि साल 1991 में से अब तक जातिगत जनगणना की हम बात करें केवल, कि 1951 से लेकर अब तक जनगणना के एकत्रित आंकड़ों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या शामिल होती, लेकिन एससी एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों की संख्या गणना नहीं की जाती थी। जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो एनालिसिस में बताया हूँ, 2-3 दिन पहले 1 तारीख का वीडियो एनालिसिस में। वहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे हालिया जाति संबंधी आंकड़े 1931 जनगणना के से उपलब्ध है। युद्ध के दौरान 1941 में जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी जारी नहीं किया गया। 2011 में भी आंकड़े एकत्र किए गए थे, पर ध्यान रखिएगा 11 में भी आपको आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। पर ध्यान रखिए, जब तक सार्वजनिक आंकड़े नहीं होंगे तो माना नहीं जाएगा कि वो आंकड़े जनगणना में शामिल हुए हैं। अब बहुत से सवाल पूछे जाए, जैसे चिदम्बरम जी ने कहा कि उन्हें सवाल पूछने उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर दर्ज करने के लिए प्रतिशत किया गया। ये सब बातें उभर कर सामने है। जाति गणना जून 2011 में एक अलग कार्य के रूप में की जाएगी और 2011 की जनसंख्या जनगणना चरण फरवरी 2011 आयोजित की गई। ये सब बातें शुरू के दौर में की गई थी। पर ध्यान यहाँ रखना है कि इस संदर्भ का क्या मामला होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा क्या कर रही थी, इस सभी दल जातिगत जनगणना समर्थन में आ गए, के अलावा भाजपा के अलावा। पर बिहार में तो भाजपा भी इस मांग में शामिल हो गई। अभी हाल के दिनों में हम देखते हैं कि सभी अपने अपने रसीदे कस रहे हैं कि मेरे मेरे प्रभाव से यह जातिगत जनगणना होगा। इससे यह बोला जा रहा है जातिगत जनगणना होने के बाद सामाजिक आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, किस हद तक बढ़ेगी, यह प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी कार्य करता है। क्योंकि एससी एसटी को पहले से ही जातिगत उनका आंकड़ा दिया जाता है। एससी और एसटी का कितना सशक्तिकरण हो गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। केवल एक जातियां ही लगातार अपने आप को उत्थान के रास्ते पर प्रशस्त किए हुए, बाकी अन्य जातियां जो एससी एसटी में वो हाशिए पर वहीं के वहीं रह गई है। तो यह भी एक सबसे बड़ा प्रश्न आपको उभार कर ला रहा है, जहां पर आपको समझने और समझाने की आवश्यकता होगी कि हम केवल जातिगत जनगणना करा देने से क्या इसके संपूर्ण लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हम बात करें इसकी आवश्यकता ही क्यों है, सबसे पहले कि आवश्यकता ही क्यों महसूस की जा रही है, आवश्यकता क्यों है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देखें तो सामाजिक अवस्था बोला जाता है, इसकी आवश्यकता सामाजिक है। फिर उसके बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बातें की जाती है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, यह भी एक मामला देखने को मिलता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है विधिक आवश्यकता के संदर्भ में इसकी आवश्यकता है। विधिक आवश्यकता कि ऐसी जातियों के संदर्भ में न्याय, सामाजिक न्याय और नीतिगत न्याय में बदलाव करने के लिए डेटा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है। फिर प्रशासनिक दक्षता भी प्राप्त करना है, प्रशासनिक
दक्षता को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी मामला बन जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि इसके संदर्भ में बहुत सी बातें होगा, नैतिक दायित्व के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नैतिक दायित्व इसलिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है नैतिक आवश्यकता के संदर्भ में। नीति निर्धारण के मामले भी आपको तय करेंगे, सामाजिक प्रगति भी आपको इससे प्राप्त होगी। तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सरकार किन किन मामलों में आपको ध्यान रखना है कि आंकड़ों के आधार पर एकत्रित करते हैं, कुछ अनुच्छेद याद रखना आप लोग को। कुछ अनुच्छेद जैसे हम बात करते हैं 15(4). 15(4) क्या है? राज्य में को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। विशेष प्रावधान करता है, जो भी पिछड़े रह गए हैं उसके लिए विशेष प्रावधान करता है। तो आर्टिकल जो 15(4) है उसको याद रखना आप लोगों को। फिर 16(4). 16(4) क्या कहता है? कहता है पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार के आरक्षण देंगे। रोजगार में आरक्षण, तो यह भी कहीं ना कहीं मामला है कि आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर आपको क्या दिया जाएगा? आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 340 याद रखना। 340 क्या कहता है? 340 यह कहता है कि राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति में जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। पिछड़े जातियों के लिए, पिछड़े जातियों के लिए क्या है? जातियों के लिए क्या देगा? आपको अधिकार देगा, आयोग को अधिकार देगा, राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करे। तो यह भी एक मामला था। इसके बाद जातियां निर्धारित होंगी, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर 340 के माध्यम से राष्ट्रपति बहुत से आयोगों का गठन करेगा। फिर उसके बाद आप इसके अतिरिक्त देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 को देखिएगा। यहाँ मामला देखने को मिला जिस पर जातियों का संग्रहण किया गया था। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 याद रखिएगा। 1976 याद रखिएगा, SC/ST। फिर उसके बाद याद रखना है कि ओबीसी के लिए आयोग अधिनियम 1993 याद रखिएगा। इन माध्यमों से क्या किया गया? बहुत से NCBC का स्थापना किया गया, संग्रहण किया गया। सूचना का अधिकार 2005, RTI 2005 जो था उसके माध्यम से नागरिकों के पास अधिकार क्या उसको प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। ये सब याद रखिए। फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, SECC 2011 याद रखिए। SECC 2011 के माध्यम से आपको विशेष कानून द्वारा समर्थित नहीं बल्कि एक नीतिगत निर्णय के रूप से संचालित किया गया था। जाति संबंधी जानकारी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक डेटा भी एकत्र करने का प्रयास किया। हालांकि आंकड़े कुछ व्यापक रूप से आ गए थे जिसका समायोजन कम समय में नहीं किया जा सका, इसलिए यह चीज आंकड़े प्रस्तुत नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था 43 लाख जनजातियों के संदर्भ में कुछ चीजें अपडेट आ गया था, जहाँ पर कुछ चीजें हमें और भी व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, यह मामला बनता है। अब यहाँ ध्यान कुछ रखना है कि इतिहास से लेकर अब तक जनगणना में सबक क्या मिला। अगर जाति जनगणना क्या है, तो जाति जनगणना ध्यान रखिएगा, गणना राष्ट्रीय जनगणना कावत के दौरान व्यक्तियों के जातियों के आंकड़ों का व्यक्तिगत संग्रह शामिल है। भारत में जहां जाति के ऐतिहासिक रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को आकार दिया है, वहीं इसके आंकड़े जनसांख्यिकीय विवरण सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। विभिन्न कार्यक्रमों में आरक्षण जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रम होते हैं, परियोजना योजना होता है, उसमें आरक्षण सामाजिक न्याय पर नीतियों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा लंबा इतिहास है। ब्रिटिश भारत 1881 से 1931 के बीच विभिन्न जातिगत जनगणना कराया था, जिसके व्यापक थे विस्तृत सर्वेक्षण के विस्तृत जनसंख्या आंकड़े प्रदान करते हुए जनसंख्या को जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। यह कदम आंशिक रूप से भारत में जटिल सामाजिक संरचना को समझने और उस पर शासन करने की औपनिवेशिक आवश्यकताओं को प्रेरित किया था। तो यह एक महत्वपूर्ण मानक। आज भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या जातियां सामाजिक संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जा सकता है? तो यह भी समझिएगा, यहाँ से प्रश्न अभी तक बनते हैं। 1961 का निर्देश क्या है? 1961 में ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों के राज्य विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए अपने स्तर पर सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। यह कदम अनुसूचित जाति जनजाति से परे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से मांग के जवाब में था। हालांकि कई राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना में नहीं की। ध्यान रखिएगा, अभी भी राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराई गई। कभी सर्वे हुए हैं, बिहार हाल में किए हैं
कुछ राज्य और भी किए हैं। जाति गणना कैसे राजनीतिक मुद्दा बनी, तो 1980 में केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के 27% आरक्षण या मंडल कमीशन के बाद जो चीजें उभर कर आई, उसकी सिफारिश जाति को फिर से राजनीतिक की चर्चा बना लिया। लगातार तक यहाँ से प्रश्न आपको मेंस में लगातार पूछा जाता है, क्या भारतीय राजनीति जातियों से परे है या उसके समतुल्य है। यहाँ से ध्यान रखें, जाति संबंधी व्यापक आंकड़ों में कमी में ओबीसी आरक्षण को सही पहचान, मात्रा निर्धारित करना, चुनौतियां बनाना, ये सब आप जनगणना के माध्यम से ये उभर कर सामने है। तो ये राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। वोट समीकरण का मामला बन गया, तो ये याद रखिएगा। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना जो 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाई 2011 में। 1931 के बाद देश भर में जाति आंकड़े एकत्रित करने में पहला प्रयास था। हालांकि इसके आंकड़े 2011 के आंकड़े को कभी भी पूरी तरह से जारी नहीं या उपयोग नहीं किया गया। कारण था विपक्षी दलों के जाति आधारित संगठनों में इसकी आलोचना करना। कारण बहुत से बताए गए थे, जिसमें से एक कारण था आंकड़ों जातियों का बहुत ज्यादा वर्गीकरण हो जाना। राज्य स्तर पर पहल क्या किया गया, राष्ट्रीय जो जातिगत जनगणना के अभाव में बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य हाल में अपने सर्वे करवाए। इन सर्वेक्षणों को उद्देश्य राज्य विशिष्ट आरक्षण नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों को समर्थन के लिए आंकड़े एकत्र करना था। 2023 में बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चला ओबीसी अत्यंत पिछड़े वर्ग ईबीसी राज्य की आबादी का 63% अधिक हिस्सा है। इससे योजनाओं परियोजनाओं को क्रियान्वित करने, अन्य वर्गों को समायोजित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। क्यों मायने रखती है जाति जनगणना? एक जनसांख्यिकीय कायवत से कहीं अधिक या एक गहरे सामाजिक निहितार्थताओं वाला राजनीतिक के जो स्वरूप है, इसका महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। ये विशेषज्ञ कहते हैं कि जनगणना में जातियों को शामिल करने का आरक्षण नीतियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय पहल पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह चुनावी राजनीति को भी नया रूप दे सकता है। वोट शेयरिंग, वोट प्रतिशत, वोट का जो समीकरण बनाया जाता है, वो सब मामले भी आपको देखने को। राजनीतिक पार्टियां समर्थन पाने की होड़ इसमें बढ़ जाएगी, जिससे उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी बढ़ सकता है। एक मामला ये सब देखा जाता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद बदलाव अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में कि कैसे बदले हैं लोग, तो ध्यान रखिएगा जाति जनगणना को लेकर वर्तमान सरकार की पहले बात हुई कि हम इस प्रकार बदलाव इन दोनों संगठनों समर्थन में नहीं बच रहा था। पहले ना कर रहे थे, फिर बाद में हाँ कह दिए। इसके बीच का कारण देश का बहुत से वर्गों का ये समान मांग बन गया था, जिसके आधार पर देश को जातिगत जनगणना के आधार पर हम चीजों को मॉडरेट करेंगे। देखिए, ये कहीं कहीं लाभ भी देगा, कहीं कहीं हानि भी देगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बिल्कुल इसके विरोध में खड़ा हो जाना या इसके समर्थन में खड़ा हो जाना। जो भी हमारे समक्ष आएंगे, समर्थन के पक्ष को और मजबूत करना, उसमें जो कमियां रह जाएगी उनको सुधार करने की आवश्यकता, जो निगेटिव बात आएंगी उसको बेहतर सुधार करके उसको पुनः संयोजित करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर बात है कि हम जो कॉन्सेप्ट देंगे या उसको लेकर आएंगे, उसके आधार पर सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, व्यक्तियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। व्यक्ति विशेष लोगों तक यह केवल नहीं सीमित हो जाना चाहिए, जाति विशेष तक केवल सीमित नहीं हो जाना चाहिए। जातियों में भी बहुत सी उपजातियां होती है, तो सबसे बड़ी उपजातियों में यह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यह धरातल पर दयनीय स्थिति में जो जातियां रह गए, जो उनके लोग हैं, उनको सशक्तिकरण का मार्ग बनाने की आवश्यकता है। इन सारे संदर्भों को जरूर समझिएगा, समझते हुए आगे बढ़िएगा और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इन सारे संदर्भों के प्रश्न के जवाब ही आपके उत्तर में शामिल होने चाहिए। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न के उत्तर बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देखिए और लगातार चर्चा में रहेगा जब तक इसका जनगणना आंकड़े नहीं आते। समय समय पर यह उभर कर आएगा, तो इसको अच्छे से कवर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।